हेलो बच्चों। पिछला वीडियो जो मैंने लाया था, देखिए अभी समरी ऑफ फिजिक्स चल रहा है। जो पिछला वीडियो मैंने लाया था उसमें यूनिट डायमेंशन, वेक्टर, काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉ मोशन और फ्रिक्शन था। इस नए वीडियो में हम लाए हैं सर्कुलर मोशन, एसएचएम और साउंड। पीछे 5 चैप्टर जो होता है ना, हर एक एग्जामिनी का अच्छा होता है। अब यहाँ से प्रिपरेशन का रियल मोड जो होता है वो आपका स्टार्ट होता है। और आप यहाँ से कैसे अपना सेल्फ नोट बनाते हैं, कैसे समरी करते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। हम जो ये वीडियो दे रहे हैं इसमें इंटरमिक्सिंग काफी है। मतलब सर्कुलर मोशन तो है, सर्कुलर मोशन है, एसएचएम है, साउंड है, लेकिन थोड़ा सा ग्रेविटेशन भी आएगा, थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड भी आएंगे, थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैट आएगा, थोड़ा सा न्यूक्लियस आएगा। तो पूरा मिक्सिंग है। और हम समझते हैं कि ये समरी नोट जो है काफी बेनिफिशियल आप लोग के लिए रहेगा। सो ये वीडियो को जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलो, यहाँ एक फोटो बना हुआ है, एक डायग्राम बना हुआ है। बोर्ड को देखिए आप, एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें सर्कुलर मोशन हेडिंग दिया हुआ है। सर्कुलर मोशन हम जानते हैं कि दो तरह का होता है, एक यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म होता है। दोनों का अलग अलग नोट पढ़ेंगे या बनाएंगे तो काफी टाइम लगेगा। तो मैंने इंटरमिक्स कर दिया है एक डायग्राम में, एक डायग्रामेटिकल व्यू दिया गया है। पूरे चैप्टर का समरी इसमें डाला हुआ है, जिसमें आपको यूनिफॉर्म भी है, नॉन यूनिफॉर्म भी है। स्टार्ट कहाँ से हुआ है इसको थोड़ा हम समझाते हैं। इसी को पूरा अगर समझ जाते हैं तो चैप्टर जो है ना थ्योरेटिकली समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, साउंड, मैग्नेट, फिर हम जाएंगे उसमें। तो बॉडी को मैंने टी बराबर 0 पर यहाँ लिया है और ये टी बराबर 0 से यहाँ घूमना शुरू किया है। अभी जो पाथ है वो आप देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल भी है तो वर्टिकल भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन मान लिया अभी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पर है। एक बॉडी है जिसका मास सेम है और टी बराबर 0 से स्टार्ट द मोशन विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड लीनियर वेलोसिटी v. It reaches at point B after certain time interval del t is equal to t. Makes an angle theta is equal to omega t at the center. अब ये ओमेगा इक्वल टू चूंकि होता है डी थीटा बटे डी टी, सो वहां से मैंने थीटा निकाला है तो ओमेगा टी आया है। अब ये हमने एक इस पूरे मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए एक रेफरेंस जरूर लेना होता है। और हमने एक रेफरेंस लिया है जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ही है। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का देखिए एक्स ओ वाई इधर है, तो एक रेफरेंस यहाँ लिए हैं। ये रेफरेंस जो है इनर्शियल है, और इनर्शियल है जो कि ओरिजिन हमारा सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ से कोइंसाइड किया हुआ है। तो सर्टेन अगर थीटा और ओमेगा टी यहाँ बनाया। अब इट बिहेव्स द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ बिहेव्स लाइक ए पोजीशन वेक्टर। और ये अगर पोजीशन वेक्टर है तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो आर का मैंने 2 कंपोनेंट लिया है। एक हमारा एक्स इक्वल टू आर कॉस ओमेगा टी इधर है, एक हमारा वाई इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी है। और इसको पोजीशन वेक्टर में दिखाने के लिए यहाँ फॉर्मूला मैंने लिखा है कि आर इक्वल टू होता है आर कॉस ओमेगा टी आई प्लस आर साइन ओमेगा टी जे। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अगर आप पूरा का पूरा एक साथ बोलते हैं तो इट रिप्रेजेंट्स द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर इसको आप ब्रेकअप कर देते हैं, जैसे लाइक दिस के एक्स इक्वल टू आर कॉस ओमेगा टी अलग लिखते हैं, वाई इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी अलग लिखते हैं, तो इट रिप्रेजेंट्स द एसएचएम। देखिए सर्कुलर मोशन, एसएचएम, साउंड क्यों एक साथ लिया गया है, तो हर एक स्टेप पर ना चैप्टर बदल जाते हैं। फिर से एक बार सुनिए कि अगर दोनों कंपोनेंट को एक साथ लिखते हैं आई और जे में, तो ये हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। और अगर अलग अलग कंपोनेंट में लिखते हैं कि एक्स बराबर आर कॉस ओमेगा टी, वाई इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी, अगर अलग अलग लिख देते हैं तो ये सिस्टम है। और आपको मालूम है कि जरा सा इसमें अगर थोड़ा सा आगे बढ़ जाए तो साउंड के प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के इक्वेशन में पहुंच जाएंगे, तो वो हम दिखाएंगे आपको। अब देखिए यहाँ पर से चलते हैं कि यहाँ पर एक सेंटीमीटर एक्लेशन मैंने दिखाया है जो कि ओमेगा स्क्वायर आर है, भी स्क्वायर बटे आर है। और एक टेंजेंशियल एक्लेशन दिखाया है मैंने, डीवी बाई डी है, भी डीवी बटा डी एस है, आर अल्फा है। अब डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ द मोशन कैसा है। अगर यूनिफॉर्म हमारा है तो ए टी इक्वल टू 0 हो जाएंगे, क्योंकि देयर इज नो चेंज इन स्पीड। तो डीवी बाई डी इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो केवल ए आर बराबर भी स्क्वायर बटे आर और ओमेगा स्क्वायर आर रह जाएगा। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो दोनों अक्लेशन विल कंटिन्यू, और दोनों अक्लेशन अगर कंटिन्यू करेंगे तो दोनों का रिजल्टेंट अक्लेशन जो है मैंने इधर दिखाया है कि ए बराबर अंडर ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर होता है। यहाँ एंगल मैंने अल्फा दिखाया है। और इसी को लेकर एक नोट यहाँ लिखें कि अगर अल्फा 45 डिग्री हो जाए, अगर अल्फा का मान 45 डिग्री हो जाता है, जो आई टी का क्वेश्चन भी था, तो अल्फा इक्वल टू अगर 45 डिग्री हो जाते हैं तो हमारा सेंटीमीटर अक्लेशन और टेंजेंशियल अक्लेशन बराबर हो जाएंगे। और यदि बराबर हो गए तो वहां से एक रिजल्ट आ जाएगा जो कि ओमेगा बराबर रूट अल्फा मैंने डाला है यहाँ। और आप जानते हैं कि अगर ये सर्कुलर पाथ हम ले रहे हैं तो यहाँ पर वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी भी इसी चैप्टर में इंक्लूड है, जिसके लिए एक फार्मूला लिखा गया है कि जेड एस इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। अब पोल पर इसका कितना वैल्यू होगा, इक्वेटर पर कितना वैल्यू होगा, ये सब डिस्कशन करने लायक है।
अब उसके बाद अगर हम पूरे पाथ को अगर नॉन यूनिफॉर्म के रूप में देखते हैं, तो देखिए मिनिमम वेलोसिटी एट द बॉटम जो कि हमारा अंडर 5 r दिया हुआ है, मिनिमम वेलोसिटी एट द हॉरिजॉन्टल पोजीशन जो कि mv/h² दिया हुआ है, मतलब सॉरी मिनिमम वेलोसिटी जो है अंडर 3 r दिए हुए हैं, और यहाँ जो मिनिमम वेलोसिटी दिया हुआ है वो vt बराबर अंडर दिया हुआ है। फिर टेंशन है डिफरेंट पॉइंट पूछता है, तो अगर टेंशन बॉटम में पूछता है तो टीवी बराबर mv/v/r प्लस mg करेंगे। अगर टेंशन हॉरिजॉन्टल में पूछता है तो mv/h² करेंगे। अगर टेंशन टॉप पर पूछता है तो tt इक्वल टू mvt² माइनस mg करेंगे। यहाँ पर एक कंप्लीट सेक्शन सारा दिखाया गया है। आईटी ये भी क्वेश्चन पूछा था, देखिए यहाँ पर गौर से कि यहाँ सेंटीमीटर फोर्स इधर लगेंगे, सेंटीमीटर अक्लेशन इधर लगेंगे, इसलिए यहाँ सेंटीमीटर अक्लेशन का दोनों कंपोनेंट जो होंगे वो हमारा लेस देन 0 होंगे, जो कि आईटी का क्वेश्चन था। उसके बाद मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ लिया है, पर्टिकुलर पॉइंट पर देखिए टेंशन दिखाए गए हैं, उसके बाद mg cos थीटा दिखाया गया है। तो यहाँ यदि टेंशन है टेनी पॉइंट पुल दिया जाए तो उसके लिए फार्मूला मैंने t इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mv/r लगाया है। अब कुछ रिजल्ट मैंने इसमें डाला है कि जैसे मान लिया टेंशन का डिफरेंस जो होता है बॉटम और टॉप में वो 6 टाइम्स ऑफ द वेट होता है, काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस जो होता है बॉटम और टॉप में वो 2 mgr के बराबर होता है। इधर अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो उसमें काइनेमेटिकल इक्वेशन वैलिड होंगे, जबकि यूनिफॉर्म में काइनेमेटिकल इक्वेशन वैलिड नहीं होता है। तो हमने काइनेमेटिकल इक्वेशन वैलिडिटी दिया है किसके लिए बच्चों, तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए, और वहां हमने 3 इक्वेशन लिखा है जिसका इस्तेमाल हम रोटेशन डायनेमिक्स में ज्यादा करते हैं और यहाँ थोड़ा कम करते हैं। जब इधर से हटेंगे तो देखिए टॉप पर यहाँ लिखा हुआ है कॉनिकल पेंडुलम, चूंकि सर्कुलर मोशन के केस में ही कॉनिकल पेंडुलम पढ़ना है, जो कि t बराबर 2π√L cos थीटा बटे g है। लेकिन रास्ता आपको हम बहुत दिखा रहे हैं कि अगर t बराबर 2π√L cos थीटा बटे g कॉनिकल पेंडुलम के लिए है और अगर थीटा 0 यहाँ कर दें तो सीधे हम सिंपल पेंडुलम में पहुंच जाएंगे, और सिंपल पेंडुलम में अगर पहुंच गए तो एसएसएम में पहुंच जाएंगे। तो एक दरवाजा खोला हुआ है, और आपको पता है कि इस पर कम से कम 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं कंपटीशन में। तो हम दिखाएंगे उस फॉर्म को कि कैसे कैसे हमारा सिंपल पेंडुलम पर क्वेश्चन बेस्ट आए थे, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी होंगे। हमने एक तरफ तो ये सब डायग्राम में दिखाया है, दूसरा तरफ कुछ एप्लीकेशन दिखाए गए हैं कि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है और वहाँ सेंटीपीटल फोर्स अगर है तो सेंटीपीटल फोर्स को हम चाहें तो फ्रिक्शन फोर्स के बराबर कर सकते हैं। और क्यों करेंगे आपको मालूम है कि फ्रिक्शन फोर्स के बराबर यदि हम करेंगे तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ स्कीडिंग निकल जाएगा, और वेलोसिटी ऑफ स्कीडिंग पर भी बार बार क्वेश्चन आता है। लेकिन बच्चों एक बात क्या ध्यान देना है कि हम अगर mv/r इक्वल टू μmg करते हैं तो आपको घर में क्या करना चाहिए कि इसी को हम चाहें तो m⍵² के भी बराबर कर सकते हैं। क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है, पढ़ने के बाद पता लगाना है कि हमसे अगर वेलोसिटी ऑफ स्पीडिंग पूछा है तब तो mv² इक्वल टू mg कर देंगे, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ स्पीडिंग पूछ देगा तो दोनों को बराबर कर देंगे। अगर हमको फ्रीक्वेंसी पूछ देगा तो यहाँ से ओमेगा निकाल लेंगे, अगर टाइम पीरियड पूछ दिया तो यहाँ से ओमेगा निकाल लेंगे, फिर वहां से बैठा देंगे। तो एक तो रास्ता ये हम दिखाएंगे। दूसरा हमारा रास्ता है कि अगर हम सेंटीपीटल फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर कर दें तो यहाँ से ऑर्बिटल वेलोसिटी निकल जाएगा, और जब ऑर्बिटल वेलोसिटी निकल जाएगा तो आपको मालूम है कि टाइम पीरियड भी आप निकाल सकते हैं। उसके बाद आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं, यानी प्लेनेटरी मोशन का पूरा यहाँ पर व्यू डाला हुआ है। उसके बाद आइए आगे बढ़िए। हमने सेंटीपीटल फोर्स का एप्लीकेशन किया है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस होता है तो उसका वेलोसिटी क्या होगा। अगर उसको निकालना है तो सेंटीपीटल फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मैंने बराबर कर दिया है, और आपको मालूम है कि यहाँ से वेलोसिटी जब निकल जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी निकल जाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी जैसे ग्रेविटेशन में आपने किया एकदम पूरा का पूरा डेरिवेशन होंगे। और अगर यहाँ पर बोर्स थ्योरी हम डाल दें कि mv/r इक्वल टू nh/2π होता है, एक इक्वेशन उसको ले लें, एक इक्वेशन इसको मान लें, तो रेडियस भी निकल जाएंगे, मैग्नेटिक मोमेंट निकल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। यानी न्यूक्लियस में प्रवेश करने का पूरा जगह ये है, ग्रेविटेशन में प्रवेश करने का जगह ये है। आइए आगे बढ़े। इसी सर्कुलर मोशन का सेंटीपीटल फोर्स का यदि हम एप्लीकेशन देखें तो सेंटीपीटल फोर्स को हम चाहें तो मैग्नेटिक फोर्स के बराबर कर सकते हैं, और मैग्नेटिक फोर्स के बराबर करेंगे तो रेडियस ऑफ द पाथ निकल जाएगा, और सीधे मैग्नेटिक फील्ड में हम चले जाएंगे कि प्रोजेक्शन ऑफ चार्ज इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ लिखा गया है कि सेंटीपीटल फोर्स के कारण जो बर्डन होते हैं वो 0 होते हैं। और ऐसा क्यों होता है, आपको मालूम है कि फोर्स और वेलोसिटी जो है परपेंडिकुलर है। अब देखिए मान लिया सेंटीपीटल फोर्स इधर लग रहा है तो वेलोसिटी इधर लग रहा है, तो ये टेंजेंट है, रेडियस है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स जो है वो 90 डिग्री है, और यदि एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो है अगर 90 डिग्री है तो बर्डन विल बी 0 और पावर विल बी 0। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि बर्डन जो है वो 0 होंगे। हमने एक और रिजल्ट दिखाया है कि अगर कोई रिंग रोटेट कर रहा है तो उस पर हमारा टेंजेंशियल फोर्स या स्टैटिक फोर्स कितना लगेगा, तो उसका वैल्यू मैंने mv²/2πr दिया है। और यहाँ से भी साउंड में प्रवेश हो जाएंगे, तो साउंड में प्रवेश करने का जगह ये भी है, यहाँ से एसएसएम में प्रवेश है, यहाँ से देखिए ग्रेविटेशन है, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैट है, न्यूक्लियस है, फिर मैग्नेटिक फील्ड है।
हर जगह इस फोटो को आप गौर से देखिए, और इतना अगर हम करके चले जाते हैं तो थ्योरेटिकली इससे ज्यादा कुछ करने लायक है ही नहीं। अब थोड़ा मोड़ा खाली सर्कुलर मोशन में जो है ना, वो हमारा डिस्क्रिप्शन है कि थोड़ा सा इसको डील करें। तो चलो बच्चों, एक बार ये फोटो या तो स्क्रीनशॉट इसका लेना होगा या तो इसको उतारना होगा, जिसके लिए हम 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं कि ये डायग्रामेटिकल, और हर एक चैप्टर का देखिए लास्ट जाते जाते हम आपको कम से कम 20 डायग्राम ऐसा देंगे जो पूरा फिजिक्स को कवर कर देगा। तो डायग्रामेटिकल पैकेज एक होता है जिससे फिजिक्स के कवरेंस के लिए होता है। तो इतना करने के बाद थोड़ा सा डिस्कशन इसका करते हैं कि क्या क्या था। एक चीज आपको जानना जरूरी यहाँ होगा कि पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डिफरेंस क्या है। अगर समरी कर भी रहे हैं तब भी हमको डिफरेंस चाहिए, इसलिए कि प्रॉब्लम बनाने में पहले तो आइडेंटिफाई करना होता है कि विच टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन है, आइदर इट इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो पहले हम क्या करते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में थोड़ा सा डिफरेंस बता देते हैं कि क्या है। एक कॉलम बना रहे हैं, इधर इधर ले रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इधर ले रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर। देखिए सबसे पहली पहचान इसकी होती है, जब प्रॉब्लम आप बनाने जाते हैं तो पहले पता लगाना होता है कि कौन सा हमारा नेचर है सर्कुलर मोशन का, उसी के अनुसार फार्मूला सिलेक्ट करना होता है, तब जाकर प्रॉब्लम बनते हैं। तो पहला में है कि बॉडी रोटेट्स ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ, देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब भी बॉडी रोटेट करेगा तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पर करेगा। इधर हमारा जो मन में हो जाएगा कि हो जाएगा वर्टिकल सर्कुलर पाथ, शॉर्ट में ही लिख देते हैं कि वर्टिकल सर्कुलर पाथ है। दूसरा पॉइंट में आइए कि इसमें स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी, स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कांस्टेंट। मतलब स्पीड हमारा चेंज नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होंगे, लेकिन इसमें क्या होगा कि स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर वेरिएबल। क्योंकि आप जानते हैं कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, तो जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा, इसलिए दोनों चेंज होंगे। तीसरा में आइए कि वेलोसिटी इज वेरिएबल, वेलोसिटी इज वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है लेकिन डायरेक्शन चेंज करता है, और किसी भी वेक्टर में चेंजिंग करना हो तो आइदर मैग्नीट्यूड में चेंज कीजिए या डायरेक्शन में, या दोनों में, तो वेरिएबल माना जाता है। तो वेलोसिटी वेरिएबल होंगे ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। और इधर तीसरा में है कि वेलोसिटी इज वेरिएबल, वेलोसिटी इज वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, दोनों चेंज होगा इधर। चौथा पॉइंट में आइए कि इधर जो वेलोसिटी होता है, फोर्स और वेलोसिटी जो होता है एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, और इधर जो हमारा होता है ये हमारा वेलोसिटी फोर्स जो होता है सर्टेन एंगल पर होता है वेलोसिटी का। इधर जो हमारा होता है 5वां नंबर में आइए कि बर्डन जो हो जाएंगे वो 0 हो जाएंगे इस फोर्स के कारण, क्योंकि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। इधर जो बर्डन होंगे वो नॉट इक्वल टू 0 होंगे। छठा माइए कि इधर एक सेंट्रीपिटल फोर्स केवल लगेगा जो कि वी स्क्वायर बटे आर होंगे या ओमेगा स्क्वायर आर होंगे। लेकिन इधर आपका जो है इक्वेशन निकालने का तरीका बदलेगा कि हो जाएगा अंडर रूट ए आर स्क्वायर प्लस हो जाएंगे ए टी स्क्वायर। तो कुछ कुछ बेसिक आपको याद रखना है कि ये सब काम आप क्लियर रखिए, और इतना अगर क्लियर रखते हैं और डायग्राम अगर क्लियर है तो थ्योरेटिकली लगभग आपका समाप्त है। तो डायग्राम का ही केवल अध्ययन बढ़िया से कीजिए, हम थोड़ा सा और एक्सटेंशन इसमें दे रहे हैं। हमने एक लिया था कि एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, तो एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स को ही हम समझाते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स।
पहले तो सेंट्रीपिटल फोर्स का भी आपको आइडिया होना चाहिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उस पर पॉइंट टू पॉइंट हम डाल रहे हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है ये फिजिकल टू होता है एम भी स्क्वायर बटे आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर, and it is always directed toward the center, and it is always directed towards the center. ये बातें तो आपको याद रखनी है। दूसरा माइए सेंट्रीपिटल फोर्स F is equal to mv square बटे r इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स है और पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन लॉ जो है वो एप्लीकेबल है। सो दैट मीन्स लिख देते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज एप्लीकेबल। और इसका इस्तेमाल तो आप जानते हैं कि वर्टिकल सर्कुलर पाथ पर जब हमको वेलोसिटी डिफरेंट पॉइंट पर निकालना होता है तो हम इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा माइए के बराबर एम भी स्क्वायर बटे आर इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ए पॉइंट मास। केवल पॉइंट मास के लिए ही लागू होता है। और ये आपको टेंशन दे सकता है कि केवल पॉइंट मास के लिए लागू होता है तो इसको हम कैसे लगाएंगे कन्फिग्रेशनल के लिए। तो एक प्रॉब्लम इस जगह हम डालेंगे कि प्रॉब्लम में क्या था। प्रॉब्लम देखिए हम डाल रहे हैं कि प्रॉब्लम था कि एक हमारा ट्यूब है, नेग्लिजिबल मास का ट्यूब है और इसमें लिक्विड भरा हुआ है। जो लिक्विड भरा हुआ है ना उसका मास हमको एम दिया हुआ है और ट्यूब का लेंथ हमको एल दिया हुआ है और इसको एक एंड के अबाउट ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में इसको रोटेट कराया जा रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि अगर ओमेगा से रोटेट करता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मान कितना है। इंडिया के हर एक कंपटीशन में आया हुआ है। तो बच्चों क्वेश्चन एक बार फिर से कि एक हमारा यूनिफॉर्म ट्यूब है जो कि नेग्लिजिबल मास का है, उसमें हमने लिक्विड डाला है और लिक्विड जो है थ्रू आउट द ट्यूब डिस्ट्रीब्यूटेड है जिसका मास हमको एम है, लेंथ हमको एल दिया हुआ है। इसको वन इंड के अबाउट यानी कि वो पॉइंट अगर इसको मान लेते हैं तो वन इंड के अबाउट इसको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कराया जा रहा है। तो आपको पूछा गया कि सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है। हम जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला जो है वो केवल पॉइंट मास के लिए है। यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है तो एक स्ट्रिप हमको लेना पड़ेगा और ये एक स्ट्रिप हम ले रहे हैं जिसका लेंथ हमको dx है और यहाँ से इसका डिस्टेंस x है। अब अगर पूरे रड को पूरे ट्यूब को घुमाएंगे तो ये इतना ही में घूम जाएगा। और जब भी कोई बॉडी अगर रोटेट करता है तो वहां पर क्या होता है ना कि प्रत्येक पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी सेम होते हैं और लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट होते हैं। तो हम सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स इस पर निकालने जाएंगे स्ट्रिप के लिए। ये हो जाएगा डीएम और ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओमेगा मैंने क्यों समान लिया क्योंकि अभी भी मैंने बोला कि जब भी कोई बॉडी रोटेट करता है तो लीनियर वेलोसिटी ऑल द पार्टिकल्स का जो होता है वो डिफरेंट होता है लेकिन एंगुलर वेलोसिटी प्रत्येक पार्टिकल का सेम होता है, इसलिए मैंने ओमेगा कंटिन्यू रखा। अब यहाँ से अगर एफ निकालेंगे तो देखिए डीएम डीएम किसका मास ऑफ द स्ट्रिप, तो ये हो जाएगा एम बटा एल इंटू डी एक्स, इधर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब इसी को इंटीग्रेट कर देंगे। लिमिट क्या होगा तो 0 से एल तक हो जाएंगे। ये हो जाएगा 0 से एल क्योंकि लेंथ ऑफ द ट्यूब जो है वो एल दिया हुआ है और यहाँ से आप सोल्व करेंगे तो आ जाएगा हाफ एम मतलब हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एल। यही हमारा आंसर हो जाएगा और इंडिया के हर कंपटीशन में लगभग आया हुआ है। तो पहला पॉइंट था कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। हमारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इसलिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लगा सकते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला जो होता है केवल पॉइंट मास के लिए वैलिड होता है, इसलिए कन्फिग्रेशन के लिए अगर जाना हो कन्फिग्रेशनल बॉडी के लिए तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। चौथा माइए कि सेंट्रीपिटल फोर्स acts on the path, centripetal force acts on the path, बहुत इंपॉर्टेंट है कि acts on the path not on the body।
सेंट्रीपिटल फोर्स जो हमारा होता है पाथ पर लगता है, बॉडी पर नहीं लगता, और इसको लेकर भी आईटी क्वेश्चन पूछ चुका है और उस क्वेश्चन को भी हम दिखाते हैं। हर एक कंसेप्ट पर जहां कहीं भी हमारा कंप्रेशनल ट्रैक है उसको हम समरी में डालने का जरूर कोशिश करते हैं। अब मान लिया कि वहां पर क्या था कि सिलेक्ट द करेक्ट फिगर एमंग ऑल द ऑप्शन, तो एक 4 ऑप्शन दिए गए थे कि जैसे मान लिया कि ऐसे दिया हुआ था, एक ऑप्शन हमारा ये था और ये सेंटीमीटर फोर्स दिखाया गया था। दूसरा ऑप्शन हमारा था और सेंट्रीपिटल फोर्स को लेकर ही प्रॉब्लम था, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स को लेकर प्रॉब्लम था, तो ये दूसरा था। और तीसरा एक ऑप्शन था देखा कहा था एक और ऑप्शन थे, लेकिन 3 ऑप्शन में देखिए कि कौन सा ऑप्शन सही था। तो पहला मेरा गलत था, क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ बॉडी पर डायरेक्ट दिखाया गया है, तो ये ऑप्शन मेरे नहीं होंगे। यहाँ पर क्या है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखा दिया गया, जबकि क्वेश्चन हमारा सेंट्रीपिटल के लिए था। और ये सच बात है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो बॉडी पर ही लगता है। तो 5वां पॉइंट में हम डाल भी देते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि सीधो फोर्स भी कहलाता है, कैरियोलिस फोर्स भी कहलाता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, ये बॉडी पर लगता है, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर होता है। लेकिन ये मेरा चॉइस इसलिए सही नहीं हो रहा है, तो हमारा जो क्वेश्चन था उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स कहा गया था, और सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन जो है ना ऑलवेज सेंटर की तरफ होता है, और इस सेंटर से अवे दिखाया गया है। मतलब सेंटर मतलब समझ रहे होंगे कि ऐसे घूम रहा था, मतलब हर जगह फोटो ऐसा ही था। तो अगर सर्कुलर पाथ हमारा बना हुआ है तो सेंटर की ओर हमारा होना चाहिए था डायरेक्शन, और वो सेंटर से बाहर दिखा रहा था, इसलिए वो ऑप्शन नहीं हो सकते। सी इज द राइट आंसर, कि सी हमारा होगा। क्यों होगा? तो देखिए बेट जो है वो तो बॉडी पर ही लगता है, तो एमजी इधर दिखाएं, टेंशन टी जो है ऑलरेडी हमारा ये एक्शन के रिएक्शन के रूप में है, तो ये हमारा डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, या जो हमारा सील्ड है, सीलिंग जो है वहां पर लग रहा है। और एमडी स्कॉट को यहाँ दिखाइए, पाथ पर दिखाया गया, देखिए बॉडी से टच नहीं किया है, ये लाइन पाथ पर दिखाया गया, इसलिए ये हमारा सही हो जाएगा। तो सेंटीमीटर फोर्स पर क्या है ना, कुछ बातें आपको याद रखनी है, और इसी में हम आगे बढ़ते हैं कि सेंटीपिटल फोर्स को लेकर ही आगे बढ़ रहे हैं। छठा पॉइंट में आइए, पॉइंट नंबर 6। 6 नंबर में पॉइंट में है कि टू फाइंड स्कीडिंग वेलोसिटी। अगर हमको स्कीडिंग वेलोसिटी निकालना है तो सेंटीपिटल फोर्स को हम लोग क्या करते हैं ना कि कर देते हैं फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर। अब यहाँ से ये भी इक्वल टू आ जाता है अंडर रूट म्यू आर जी, एक फेमस फार्मूला है। तो अगर आप चाहते हैं कि स्कीडिंग ना करे, कि फॉर नो स्कीडिंग, अगर गाड़ी स्कीड ना करे यानी साइड स्लिपिंग में ना जाए, तो भी लेस देन इक्वल टू होता है अंडर रूट म्यू आर जी। बहुत फेमस फार्मूला है, बार बार आते रहता है इस पर प्रॉब्लम। लेकिन इसी जगह बच्चों मैंने समझाया था कि आज मान लिया हमने वेलोसिटी पूछा है, कल हो सकता है एंगुलर वेलोसिटी पूछ दें। तो टू फाइंड एंगुलर वेलोसिटी यानी टू फाइंड ओमेगा, हम क्या करेंगे कि एम ओमेगा स्क्वायर आर को बराबर कर देंगे म्यू एम जी का, और यहाँ से ओमेगा निकाल लेंगे, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा अंडर रूट म्यू जी आर डिवाइडेड बाई हो जाएंगे आर। तो क्वेश्चन को गौर से आप पढ़िएगा, पढ़ने के बाद आप देखिएगा कि स्केडिंग वेलोसिटी पूछा गया है, कि स्केडिंग एंगुलर वेलोसिटी पूछा गया है, और उसके अनुसार आप फार्मूला चेंज करेंगे। लेकिन यहाँ पर सेटर को देखा गया है कि टाइम पीरियड भी पूछ देता है, फ्रीक्वेंसी भी पूछ देता है, तो अगर टाइम पीरियड हमसे पूछ देगा तब हम क्या करेंगे। तो यहाँ से ओमेगा इक्वल टू हमको आया हुआ है अंडर रूट म्यू जी बाई आर है, इसी को हम 2 पाई बटा टी कर देंगे। जहां से अगर टी निकालते हैं तो 2 पाई अंडर रूट आर डिवाइडेड बाई हो जाएगा म्यू जी। तो इतना एक्सटेंशन आपको देना है। तो छठा पॉइंट मैंने लिया था कि सेंटीमीटर फोर्स का एप्लीकेशन था कि अगर हमको स्कीडिंग वेलोसिटी पूछा गया तब हमको इतना करना है। लेकिन इसी जगह एक नोट भी लिख लीजिए कि अगर ओवर टर्निंग का केस हो
तो इन केस ऑफ ओवर टर्निंग, जो कि डायग्राम में नहीं दिखाए गए थे, तो इन केस ऑफ ओवर टर्निंग थोड़ा लिख लीजिए उसको कि वेलोसिटी बराबर हो जाएगा अंडर रूट आर ए जी आर डिवाइडेड बाई एच। और अगर आप चाहते हैं कि ओवर टर्निंग ना हो तो यही लगा दीजिएगा कि लेस देन इक्वल टू, यानी कि गाड़ी को जितना कम से कम गति से या कम से कम वेलोसिटी चलाएंगे तो एक्सीडेंटल केस नहीं होंगे। जिसमें टर्म क्या है, तो इस टर्म को, इसमें जो आर है, ए है, जी है, ये सब टर्म को जानने के लिए बगल में एक फोटो डाल दीजिए ताकि टर्म को हम ना भुलाएं। तो बगल में एक फोटो डाल रहे हैं कि जैसे देखिए ये हमारा एक व्हीकल था, हैवी व्हीकल के लिए सब होता है, फोर व्हीलर्स के लिए। स्कीडिंग का केस जो होंगे वो टू व्हीलर्स के लिए, और ये हमारा फोर व्हीलर्स के लिए। तो ये हमारा इधर जा रहा है वेलोसिटी भी से, वेट इसका mg नीचे लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहे हैं, N1 यहाँ लग रहा है, N2 यहाँ लग रहा है, और ये जो हाइट आप देख रहे हैं ग्राउंड से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट हमारा h है जो उस नोटेशन में डाला गया है, और यहाँ से यहाँ तक के बीच का गैपिंग जो है वो हमारा 2a है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक का गैपिंग जो है ना वो ये है। तो चलो बच्चों एक बार फिर से उस फॉर्मूला का टर्म अगर जानना हो तो r जो है वो रेडियस ऑफ द पाथ है, a जो है किसी एक व्हील का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी डिस्टेंस है, जी को आप जान ही रहे हैं, एच जो है हाइट ऑफ सीजी फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, यानी ग्राउंड से किसी व्हीकल का हाइट कितना है, ये हमारा एच है। तो इतना टर्मिनोलॉजी से हमको फेमिलियर रहना है। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देना है कि इन केस ऑफ ओवर टर्निंग, ये भी आईटी का क्वेश्चन ही था, ऑब्जेक्टिव में आया हुआ था, इन केस ऑफ ओवर टर्निंग, अगर ओवर टर्निंग का केस है तो रियर व्हील, देखिए लिख रहे हैं कि रियर व्हील लिफ्ट द कॉन्टेक्ट एट फर्स्ट। सबसे पहले क्या होता है ना कि रियर व्हील ही कॉन्टेक्ट को छोड़ता है। तो ये हमारा ये एप्लीकेशन आपको याद रखना चाहिए था, और ये हमारा छठा एप्लीकेशन था। सातवां में आइए, सातवां एप्लीकेशन में सेंट्रीपिटल फोर्स के जरिए हम चाहते हैं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालें। तो हेडिंग है कि सेंट्रीपिटल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी हम जानना चाहते हैं कि प्लेनेटरी मोशन, सीधा हमारा कहानी है कि प्लेनेटरी मोशन को हम इसी जगह समझना चाहते हैं। तो ये हमारा है प्लेनेटरी मोशन जिसको समझना चाहते हैं। तो एप्लीकेशन है, सेंट्रीपिटल फोर्स का एप्लीकेशन है, ये नहीं आप कह सकते कि ग्रेविटेशन में इसको अलग से पढ़ते हैं। यही तो टेंशन है कि जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इंडिविजुअल चैप्टर का अलग अलग से, उसके कारण आप ज्यादा ही भूल जा रहे हैं। और अगर इंटरमिक्स कर दे, ये समरी मैंने जानबूझकर लाया है ताकि बच्चों को जानकारी मिल सके कि अगर हम टीचर लोग चाहते तो सर्कुलर मोशन जैसे स्टार्ट हुआ था उस जगह ग्रेविटेशन भी पढ़ा सकते थे, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़ा सकते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी पढ़ा सकते थे, न्यूक्लियस भी पढ़ा सकते थे, एसएचएम पढ़ा सकते थे, साउंड पढ़ा सकते थे, समुचित चीज इस चैप्टर में था। और यहीं से रियल प्रिपरेशन आपका शुरू भी होता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यानपूर्वक इसको सीखते जाएं। तो इसमें ए नंबर में ले रहे हैं कि टू फाइंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। अगर हम ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, देखिए ऑर्बिटल वेलोसिटी जिसका एक नाम और है थर्ड कॉस्मिक वेलोसिटी इसको कहा जाता है, और बीएचयू में 2001 में पूछ दिए गए थे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सेकेंड कॉस्मिक वेलोसिटी। तो कभी कभी बच्चा के साथ क्या होता है तो वो जानता जरूर है लेकिन नाम नहीं मालूम होने के कारण, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी इज आल्सो नोन एज थर्ड कॉस्मिक वेलोसिटी, ये याद रखिएगा। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, एम भी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर बराबर हमारा हो जाएगा जी एम एम बाई आर। यहाँ से भी नॉट इक्वल टू जो आ जाएंगे वो अंडर रूट आ जाएगा जी एम बाई आर। और इसी को अगर आप जानते हैं कि जी एम जो होता है चूंकि वेरी नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, एम जी इक्वल टू होता है हमारा जी एम एम बटा आर स्क्वायर, जी एम एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से एम एम कटेगा तो जी एम को जी आर स्क्वायर कर दे सकते हैं, और यहाँ से एक आ जाएगा जी आर। किसी भी प्लेनेट के लिए ले सकते हैं, लेकिन आर अगर रेडियस ऑफ द अर्थ अगर मान लेते हैं तब इसका वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ लिख देते हैं कि फॉर अर्थ वी नॉट इक्वल टू जो होता है वो 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो डाटा याद रखना है
अब देखिए आप चूंकि फाइनल स्टेज में हैं, 1.5 महीना 1 महीना के बाद परीक्षा है, इसलिए क्या है ना कि आप एकदम बिल्कुल कंप्लीट करके रखिए कि हमको इसी टाइप से चलना, जहां मौका मिले वहां स्लिप करना चाहिए आगे कंसेप्ट के लिए। अब यहाँ देखिए ऑर्बिटल वेलोसिटी अगर हमको मालूम है तो इसके वेलोसिटी निकालते देरी नहीं लगेगा, तो इसको हम सर्वे कर लिखते हैं कि अगर इसके वेलोसिटी निकालना रहता, और इसी का नाम है, देखिए एक नाम और लिख रहे हैं कि सेकेंड कॉस्मिक वेलोसिटी, सेकेंड कॉस्मिक वेलोसिटी। ये सब नया नाम है, तो एक बार आप गूगल में जाकर ये भी कर सकते हैं कि न्यू नेम या न्यू टर्मोलॉजी ऑफ द फिजिक्स ऐसे करके डालेंगे तो सब सामने आ जाएगा। तो सेकेंड कॉस्मिक वेलोसिटी है, और इसको निकालने के लिए हमको भी इक्वल टू, ऐसे तो लगाया जाता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वहां से लाया जाता है, लेकिन उतना टाइम नहीं है, अब बचा हुआ टाइम उतना नहीं है, इसलिए केवल भी नोट को √2 से गुना कर दें तो हमारा आंसर हो जाता है। तो देखिए ये भी बराबर होता है, यानी इसके वेलोसिटी जो होता है √2 टाइम ऑफ द ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है। अब इसका अपना फॉर्मूला जो रहेगा वो अंडर रूट हो जाएगा 2gm/r, इसी को बोलेंगे अंडर रूट 2g r। ये हुआ हमारा इसके वेलोसिटी। लेकिन इसके वेलोसिटी जो होता है ना, दो बात से इंडिपेंडेंट होता है, जिसको लिख देते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ फर्स्ट में है मास ऑफ द बॉडी, यानी जिस बॉडी को आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसका मास कितना है, जिससे कोई लेना देना नहीं। और दूसरा हमारा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। देखो बच्चों, जो कुछ भी हम यहाँ लिखते हैं सब कंपटीशन का क्वेश्चन होता है, इसलिए एक एक पॉइंट जो समरी इस वीडियो को आप बढ़िया से देखेंगे, और उम्मीद करें पूरा टाइम तक देखेंगे। अभी तक जो हम रिपोर्ट ले रहे हैं कि आप कंप्लीट नहीं देख रहे हैं, कंप्लीट वीडियो देखिए, तभी किसी का सेंस मालूम होगा, टीचर का ओपिनियन मालूम होगा कि रियली में टीचर हमको क्या दिया है। तो रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एकदम पूरा देखिए, और पूरा देखकर पूरा समझिए, कॉपी कलम लेकर देखिए, नहीं तो 2-3 मिनट आप देखकर आगे निकल जाएंगे तो उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, और वीडियो का रियलिटी सामने नहीं आएगा, टीचर का एक्सपीरियंस सामने नहीं आएगा। तो हार्टली रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। तो यहाँ पर आइए कि ये हमारा हो गया। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी का मान आप जानते हैं कि सबके लिए अलग अलग होता है, प्लेनेट चेंज होते हैं तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का मान भी चेंज होता है, लेकिन अर्थ के लिए हम लिख दे रहे हैं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी फॉर द अर्थ, सॉरी एस्केप वेलोसिटी फॉर द अर्थ, अगर अर्थ के लिए लेंगे तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। अगर सन के लिए लेते हैं या जुपिटर के लिए ले सकते हैं, तो जुपिटर के लिए अगर लेते हैं तो 61 किलोमीटर पर सेकंड होता है। इसी प्रकार आप सन के लिए ले सकते हैं, आप ब्लैक होल के लिए ले सकते हैं। तो वहाँ जो भी आपको क्वेश्चन सेटर क्वेश्चन पूछेगा तो डाटा आपको दे देगा, इसलिए इसको बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ तक पहुंच गए, ये हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी था, उसके जरिए इसके वेलोसिटी तक पहुंच गए। अब आइए हमारा दूसरा नंबर में, मतलब जो हमारा चल रहा है एप्लीकेशन या प्लेनेटरी मोशन चल रहा है, उसका बी नंबर में आइए कि पहले वेलोसिटी मैंने निकाला था, अब चाहें तो टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। और टाइम पीरियड अगर हम निकालना चाहेंगे तो टी बराबर होता है 2πr बटे होता है v0। और देखिए यहाँ से 2πr, अब v0 का मान अभी अभी आप सीखे थे कि अंडर रूट gm/r होता है। अब यहाँ से यदि सोल्व करेंगे, अगर यहाँ से सोल्व करेंगे तो यह जाएगा 2π√r³ डिवाइडेड बाई हो जाएगा gm। अब बच्चों एकदम पूरा ध्यान रखना है, ये वीडियो काफी वैल्यूएबल है आपके लिए कि पूरा फिजिक्स चल रहा है, समरी पॉइंट चल रहे हैं। सो कृपया आप इसको पूरा जरूर देखें, बार बार बोल रहे हैं कि आप एकदम व्यू समझेंगे कि कैसे थ्योरी को हम बहुत जल्दी समाप्त कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ आ गया, ये वाला मैटर आ गया, तो यहाँ से 2 पॉइंट हम नोट कर सकते हैं कि t² वैल्यू जो होता है वो r³ होता है। और देखिए केप्लर्स लॉ में हम पहुंच गए, हमने मैथमेटिकल डेरिवेशन किया लेकिन केप्लर्स लॉ का स्टेटमेंट आ गया, तो ये हो गया केप्लर्स लॉ में। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल ट्रेंड है क्वेश्चन पूछने का इस पर, इसलिए एक तो रिजल्ट ये आ गया। दूसरा है कि टी बराबर है 2π√r³ और डिवाइडेड बाई gm को हम क्या कर रहे हैं ना कि gr² से हटा दे रहे हैं, तो यहाँ से टी बराबर हो गया 2π√r/g। अब बच्चों ये क्या है, तो दिस इज द मैक्सिमम टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। तो ये हमारा जो डेरिवेशन आया है, ये हमारा मैक्सिमम टाइम पीरियड, मैक्सिमम टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। तो एक सिंपल पेंडुलम का मैक्सिमम टाइम पीरियड ये है।
कितना होता है, तो टी मैक्सिमम जो होता है सिंपल पेंडुलम का वो होता है 84.6 मिनट। और ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं एकदम, बिल्कुल इसको याद रखना है कि टाइम पीरियड जो मैक्सिमम होता है सिंपल पेंडुलम का वो 84.6 मिनट होते हैं। और आप मेरा समरी नोट देखिए, कंपटीशन का क्वेश्चन देखिए, तब आपको समझ में आएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन साथ में रखिए, मेरा समरी नोट रखिए, तब आपको समझ में सारी बातें आ जाएगी कि जो एक्सपीरियंस मैंने टीचिंग लाइन में गेन किया उसके आधार पर ही सिंप्लीफाइड फॉर्म दिया जा रहा है आपके सामने। तो चलिए, ये तो हमारा था बी नंबर जो कि टाइम पीरियड निकालना था। सी नंबर में आइए। सी नंबर में हम काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहेंगे। और काइनेटिक एनर्जी देखिए क्या है, ये होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। तो यहाँ से हम डाल देंगे कि हाफ एम जी एम बाई आर आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएंगे, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा कि जी एम एम आर डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2r। तो प्लेनेटरी मोशन का वेलोसिटी निकल गया, टाइम पीरियड निकल गया, काइनेटिक एनर्जी निकल गया। अब हम टोटल एनर्जी निकालेंगे। तो टोटल एनर्जी जिसको हम टी से दिखा रहे हैं। और बच्चों आपको याद होगा कि यदि कोई बॉडी रोटेट करता है तो हमारा टोटल एनर्जी जो होता है वो माइनस काइनेटिक एनर्जी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी उस पर आता है। तो लिख दे रहे हैं इसको कि फॉर ए रोटेटिंग बॉडी, और ये कंसेप्ट आपको न्यूक्लियस में भी लगेगा, चाहे आप रोड पर घूम रहे हो या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों घूम रहा है, हर जगह ये लगेंगे। टोटल एनर्जी इक्वल टू होता है माइनस काइनेटिक एनर्जी। और इस पर खुद जो है प्रॉब्लम सेटअप हो चुका है आईटी में, डायरेक्ट एकदम आया कि काइनेटिक एनर्जी अगर 100 जूल है तो टोटल एनर्जी बताइए कितना है, तो सीधे कह देंगे -100 जूल। हमको यहाँ कंसेप्ट आगे बढ़ाना है, तो टोटल एनर्जी बराबर जो हो जाएगा, केवल जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें माइनस लगा दीजिए, तो माइनस जी एम एम आर डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2r। जब टोटल एनर्जी निकल जाएगा तो हम पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल लेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी हम फार्मूला डायरेक्ट लिख रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है कि टोटल एनर्जी जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है, और वहां से पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल लेते, तो यू बराबर जो होता है वो माइनस जी एम एम बाई आर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला ये भी है जिस पर क्वेश्चन भी बार बार आते हैं, इसलिए इतना कम से कम हमारा था 7वां नंबर पॉइंट में। 8वां में आइए। देखिए एप्लीकेशन जो थ्योरी सर्कुलर मोशन का है वो डायग्राम में दिया हुआ है, और डायग्राम का ही खाली बात याद रखिए, बाकी एप्लीकेशन जो सिखा रहे हैं ना वो सीखिए। तो 7वां नंबर में है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है उसका वेलोसिटी कितना है। तो केमिस्ट्री वाले भी समझाते हैं कि भाई वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स को आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बराबर कर दें। तो यहाँ सीधे लिखेंगे कि फॉर दिस एम वी स्क्वायर बटे आर इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है किस एलिमेंट के चारों न्यूक्लियस के चारों घूम रहा है, इसलिए इसका जेडी है आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर है। यहाँ से बच्चों आप भी निकाल सकते हैं किसी का भी, लेकिन हमारा कहना है कि यदि ये वेलोसिटी आप निकाल लिए हैं, यहाँ से वेलोसिटी निकल जाएगा जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी आती है और नीट का रहा। तो यहाँ से वेलोसिटी निकाल लीजिएगा। आप हाइड्रोजन एटम के लिए भी निकाल सकते हैं, किसी भी एलिमेंट का निकालना हो तो यहाँ से जो वेलोसिटी का फॉर्मूला आप ड्राइव करेंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन मेरा कहना है कि आप होमवर्क भी कुछ करना चाहिए, घर में अपने से कर सकते हैं आप। ऐसे मेरा आएगा अगला वॉल्यूम में ये सब आएंगे, जब हम न्यूक्लियस पढ़ाएंगे तो फिर से यहाँ आएंगे। लेकिन जब तक आप करके रखें, मेरा वीडियो अगला है इसके पहले आप कर कर रखें कि इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, और एम वी आर बराबर होता है NH बटे 2 पाई, ये हमारा दूसरा इक्वेशन मान लें। ये बच्चों क्या है, तो ये बोर्स थ्योरी है, बोर्स थ्योरी है। और ये बोर्स थ्योरी से ड्राइव करके आप चाहें तो निकाल सकते हैं कि रेडियस निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से हम डाल रहे हैं कि आपको वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट निकालना है, आपको रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट निकालना है, आपको टाइम पीरियड निकालना है, आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है, आपको टोटल एनर्जी निकालना है ऑफ nth ऑर्बिट ही, आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है nth ऑर्बिट का ही,
आपको मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड सब कुछ आप निकालिए। तो फिर से एक बार समझा दें कि यहाँ पर आप क्या कीजिए, हमने एक स्टेप बता दिया है, आप अपने घर में जो है ना एक दूसरा इक्वेशन लिख लेंगे और ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करके इतना तक क्वेश्चन निकालने का प्रयास कीजिए। अगर आप निकाल लेते हैं तो अभी से निकाल कर यहाँ रखिए, और नहीं तो मेरा जब वीडियो आएगा जिसमें न्यूक्लियस हम पढ़ाएंगे तो हम पूरा ड्राइव करके दिखा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस जगह एक थोड़ा सा क्लाइमेक्स भी है फिजिक्स का, क्योंकि बीच बीच में चलता है तो कुछ ना कुछ आते रहता है। यहाँ पर देखिए क्या है कि एक थोड़ा सा वार्निंग वार्निंग है क्वेश्चन का। क्वेश्चन स्टेट फॉरवर्ड पूछा गया था कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट of hydrogen atom is equal to, और चार चॉइस दिया हुआ था। पहला चॉइस दिया हुआ था h/पाई, दूसरा चॉइस था हमारा h/2 पाई, तीसरा चॉइस था h/3 पाई, और चौथा चॉइस था h/4 पाई। देखिए बच्चों, यहाँ पर वार्निंग दे रहे हैं कि गलतियां हो जाती है आपसे, और क्या है ना कि सीधा सीधा क्वेश्चन आपको ये नजर आ रहा होगा कि द एंगुलर मोमेंटम, देखिए यहाँ सब छोटा था कि एंगुलर मोमेंटम, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। बच्चा क्या सोचता है कि अभी अभी सर ने सिखाया कि mvr बराबर n/2 पाई होता है। अगर ग्राउंड स्टेट में जाएंगे तो n का मान 1 हो जाएगा। अगर n बराबर 1 यहाँ पुट कर देते हैं तो h/2 पाई हो जाएगा, और h/2 पाई मार के चलाता है। और दिस इज द रॉन्ग आंसर, कि ये गलत हो जाएगा आपका। सही आंसर क्या होंगे? तो देखिए आपको बढ़िया से समझिए, थोड़ा आप अलर्ट रहिए, अभी एकदम कंपटीशन काफी नजदीक है। एक गलती जो है कम से कम 10,000 रैंक पीछे कर सकता है आपको, इसलिए ऐसा गलती कुछ न करें। हमने जब ये लिखा था mvr इक्वल टू nh/2 पाई, तो वहाँ बोर्स थ्योरी लिखा हुआ था। जब क्वेश्चन मैंने दिया तो कहीं भी बोर्स का नाम नहीं लिए गए, नील्स बोर का कहीं नाम नहीं लिए गए। तो आपको दो बातें याद रखनी है कि हमारा जो mvr बराबर nh/2 पाई होते हैं, वो हमारा होता है बोर्स थ्योरी के अनुसार होता है। लेकिन एक प्लैंक्स का व्यू है, हम पहले प्लैंक्स का व्यू लिख देते हैं कि प्लैंक्स व्यू क्या है। तो प्लैंक्स व्यू है कि mvr बराबर जो होता है वो n+12 I/h/2 पाई होता है। और इसको आप समझ भी सकते हैं कि नील्स बोर ने केवल कंस्ट्रक्टिव फेज के लिए देखा था, और हमारा प्लैंक्स जो है वो डिस्ट्रक्टिव फेज के लिए भी देखा है। तो अगर साइंस कहता है कि अगर नाम यहाँ इंक्लूड कर देते कि बोर्स के अनुसार क्या होगा, तो h/2 पाई आंसर हो जाता। अगर प्लैंक्स के अनुसार कहता तो यहाँ पर n बराबर अगर हम 0 बैठाते हैं तो h/4 पाई आएगा, क्योंकि यहाँ n बराबर 0 है ग्राउंड स्टेट के लिए, तो h/4 पाई आ जाएगा। अब अगर नाम नहीं दिया तब हम क्या समझें, तो जो फाइनल डेरिवेशन होता है जो लास्ट में, क्योंकि बोर्स थ्योरी को काटा गया था प्लैंक्स के जरिए, तो प्लैंक्स का जो ओपिनियन था उसी के अनुसार आपको आंसर देने होंगे। तो अगर n बराबर 0 यहाँ बैठा देते हैं, यहाँ n बराबर 0 बैठाइए, तो जैसे 0 बैठाइएगा तो एंगुलर मोमेंटम का मान जो है वो h/4 पाई आ जाएगा। सो दिस इज द राइट आंसर। तो एक क्लाइमेक्स होता है कि फिजिक्स जब चल रहा होता है तो कुछ ना कुछ बातें एक्स्ट्रा आते रहती है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। चलिए इतना करने के बाद 8वां नंबर में आइए, मतलब 8 नंबर में आइए। एप्लीकेशन चल रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स का भी, और 8 नंबर में हमारा है सेंट्रीपिटल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। नोट को आप ऐसा बनाइए जो सफलता के द्वार तक आपको ले जाए, और इंटरमिक्स जब तक आप नहीं करेंगे, जब तक काम नहीं होगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। और पता है आपको कि जब किसी चार्ज बॉडी को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में प्रोजेक्ट करते हैं तो 3 तरह की बातें आती है, या तो अलोंग द फील्ड प्रोजेक्ट करेंगे, या तो नॉर्मल टू द फील्ड प्रोजेक्ट करेंगे, या हम क्या करेंगे सर्टेन एंगल पर प्रोजेक्ट करेंगे। तो इसको जानने के लिए हम लिख देते हैं कि व्हेन ए चार्ज बॉडी is projected normally to the magnetic field,
व्हेन अ चार्ज बॉडी इज प्रोजेक्टेड नॉर्मली टू द मैग्नेटिक फील्ड देन, तब क्या होता है कि एम भी स्क्वायर बटे आर जो होते हैं वो हमारा बी क्यू वी के बराबर हो जाता है। और यहाँ से एक बहुत फेमस फार्मूला आता है, आर इज इक्वल टू एम भी बटा बी क्यू। देखिए ये जो फार्मूला है ऐसे बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला के श्रेणी में होते हैं। इस पर सेटर क्वेश्चन देने का प्रयास जरूर करता है। एक बात तो है कि सेटर को ओपिनियन में ये ऑलवेज चलता है, लेकिन इसका डिफरेंट फॉर्म भी ले सकते हैं। जैसे एम भी मान लिया हमारा लीनियर मोमेंटम है, इसको डिफरेंट फॉर्म में आप कर सकते हैं कि आर बराबर जो हो जाएगा पी बटा हो जाएगा बी क्यू, वेयर पी इज द लीनियर मोमेंटम। अब इसी जगह आर को अगर करें, देखिए आप काइनेटिक एनर्जी बराबर पढ़े होंगे, पी स्क्वायर बाई 2m होता है, ये काइनेटिक एनर्जी फार्मूला होता है। तो पी अगर वहां से निकाल लेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 2m के, तो ये पी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2m के आर डिवाइडेड बाई हो जाएगा बी क्यू। तो इस फॉर्म में भी आप कर सकते हैं इस फार्मूला को। तो डिफरेंट फॉर्म, जितना फॉर्म आपको दिए जा रहे हैं सब पर, चूंकि नीट और जेई क्वेश्चन पूछ चुका है इसलिए आप डीएल, तो एक तो हम के सेटर का एकदम पसंदीदा जगह ही होता है, इसके लिए मैंने डाला था। और दूसरा देखिए कि जब आप आइसोटोप पढ़ते हैं केमिस्ट्री में कि नंबर ऑफ आइसोटोप कितना होता है, तो इसी फार्मूला से डिसाइड होता है। अब मान लिया किसी आयंस को जब हम प्रोजेक्ट किए हैं किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में और वहां दो पाथ बना दिया उसने, इसका मतलब क्या है कि उसका दो आइसोटोप होंगे। अगर एक ही पाथ बना तो नो आइसोटोप, ओनली वन आइसोटोप होंगे। और अगर मान लिया कि हमारा तीन पाथ बना दिया तो तीन आइसोटोप होंगे। तो आइसोटोप का डिटर्मिनेशन भी इसी से होता है। तो 8वां नंबर में यही रखा था। बच्चों अगर इतना करते हैं हम सर्कुलर मोशन में कि इतना अगर हम क्लियर रखते हैं, देखिए डायग्राम जो मैंने दिया है उधर क्लियर रखिए, इतना एप्लीकेशन आप क्लियर रखिए, तो आपको सर्कुलर मोशन से जो प्रॉब्लम पूछे जाएंगे उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन सर्कुलर मोशन के प्रॉब्लम को क्लियर करने के लिए कि अगर आप चाहते हैं कि प्रॉब्लम में भी हम रहें, तो एक मेरा स्पेशल हेडिंग है 26 प्रॉब्लम्स इन ए प्रॉब्लम। देखिए समझाते हैं कि स्पेशल हेडिंग है हमारा 26 प्रॉब्लम्स इन ए प्रॉब्लम। तो इसका एक अलग से वीडियो आएगा, मतलब एकदम वीडियो का नाम ही रहेगा 26 प्रॉब्लम्स इन ए प्रॉब्लम। तो सर्कुलर मोशन का बाकी बचा हुआ चीज जो 26 प्रॉब्लम है एक प्रॉब्लम में, उस वीडियो में आप देख लेंगे तो आपको कंप्लीट नजर आएगा कि यहाँ पर सर्कुलर मोशन में इतना थ्योरेटिकल कंसेप्ट याद रखिए, 26 प्रॉब्लम्स इन ए प्रॉब्लम याद रखिए, इसको अगला वीडियो में लाएंगे। और घर में आप क्या करें कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप सीधे बनाए, मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाए, तो आपको बहुत सारी बातें जो है ना समझ में आ जाएगी और इससे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है। तो मेरा 8वां पॉइंट में दिया हुआ था, एक 9वां पॉइंट लिखिए कि देयर इज नो वर्क डन, देयर इज नो वर्क डन बाई बाई, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण बर्डन नहीं होंगे और दूसरा मैग्नेटिक फोर्स के कारण भी बर्डन नहीं होंगे। तो बाई मैग्नेटिक फोर्स, तो दो चीजें याद रखिएगा, दो चीज आया था यहाँ के सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण बर्डन नहीं होंगे, मैग्नेटिक फोर्स के कारण बर्डन नहीं होंगे। वैसे एक वीडियो एक आध वीडियो आएगा जिसमें आपको समरी पॉइंट्स में या ट्रिक और टेक्निक जो होता है उसमें सिखाया जाएगा कि बर्डन कब कब जीरो हो जाते हैं पूरे फिजिक्स में, ये आपकी बातें बताई जाएगी। तो बच्चों इतना हमारा था सर्कुलर मोशन का सीधा कंसेप्ट। अब हम यहाँ से जाएंगे सीधे, हम जाना चाहेंगे साउंड में या हम जाना चाहेंगे एसएचएम में। तो सबसे पहले एसएचएम में ही चलते हैं कि एसएचएम के लिए क्या करना है। चलो बच्चों, अब सर्कुलर मोशन का समरी देखने के बाद हम लोग एसएचएम में चलें। और एसएचएम को एकदम, एसएचएम जो होता है ना वो मैथमेटिकल चैप्टर होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें कंसेप्ट थ्योरेटिकल देने की जरूरत नहीं है। तो चलिए एसएचएम में चलते हैं। और एसएचएम में जाने के लिए आपको याद दिलाते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैंने लिखा था कि फॉर ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फॉर ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अभी अभी आपने देखा है पीछे कि आर इक्वल टू था आर कॉस ओमेगा टी आई प्लस आर साइन ओमेगा टी जी। अब यहाँ पर हम बोले कि एक साथ अगर बोलते हैं तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, लेकिन स्प्लिट कर देते हैं कंपोनेंट में कि अगर ऐसे लिख देते हैं कि भैया एक्स इक्वल टू आर कॉस ओमेगा टी एंड बाई इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी, अगर ऐसे लिख देते हैं तो ये जो आप देख रहे हैं यही हमारा एसएचएम है। तो एक साथ लिखेंगे तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर अलग अलग कर देंगे तो एसएचएम हो जाएगा। अब चूंकि मैथमेटिकल व्यू इसका है तो मैथमेटिकल व्यू से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं कि फॉर एसएचएम,
हम एक इक्वेशन लेकर चल रहे हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन y इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी, और क्यों स्टैंडर्ड ले रहे हैं उसका हम डायग्राम बनाकर दिखाते हैं कि मान ले हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर का ही केस था। इसको थोड़ा ऐसे आगे बढ़ा देते हैं। जो यूनिफॉर्म सर्कुलर का लिए थे वही बात हम फिर कर रहे हैं कि यहाँ पर से बॉडी चलना शुरू किया था t बराबर 0 से, ऐसे ये घूम रहा था। कुछ समय के बाद मान लिया यहाँ था, तो डेल टी बराबर टी समय के बाद यहाँ था। लेकिन यदि सर्कुलर मोशन में हम थे तो हमने यहीं पर कट करके छोड़ दिया था। लेकिन यदि एसएचएम है तो कुछ ना कुछ फेज एंगल जरूर होंगे। तो हम यहाँ से इसको थोड़ा सा ऐसे करके अगर आगे करके दिखाते हैं तो ये हमारा थीटा बराबर ओमेगा टी था, और ये जो एंगल आप देख रहे हैं ये एंगल ये फेज एंगल कहलाता है, और इसको हम लोग फाई से दिखाते हैं। सब कुछ वही है। अब देखिए बडी जब यहाँ से यहाँ तक आएगा, जब बडी यहाँ से यहाँ तक आएगा तो इसका हम क्या करते हैं कि ग्राफ प्लॉट कर देते हैं कि जब ये बडी यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो इसका ग्राफ जो है वो ऐसे जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक आया। जब बडी ये नीचे उतरेगा तो इसका ग्राफ भी नीचे दिखाएंगे कि ये हमारा ऐसे नीचे आया। देखिए बडी फिर नीचे आ रहा है, इस थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, तो इसको एक बार फिर नीचे ले जाएंगे ऐसे। अब बडी यहाँ से ऊपर उठा तो इसको हम यहाँ से ऊपर उठा देंगे ऐसे। तो बच्चों ये जो ग्राफ होना वो किसका ग्राफ होना, साइन का। इसलिए हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन मानकर चलेंगे। दोनों होता है एसएचएम के लिए, लेकिन मैथमेटिकल व्यू में इसको हम ले चलेंगे। अब यहाँ पर ये जो होता है ये एम्पलीट्यूड हो जाता है। देखिए वहाँ रेडियस था, यहाँ एम्पलीट्यूड हम ले रहे हैं जो कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ही है। तो यहाँ भी एम्पलीट्यूड हम दिखा दिए। आप यहाँ से जब यहाँ तक गए तो एंगल कितना चेंज किया, π/2। तो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं π/2। यहाँ जब आया तो पाई आया, तो यहाँ पर हो गया पाई। यहाँ जब आया तो 3π/2 आया, तो हम दिखा रहे हैं 3π/2। अब फिर जब यहाँ पर आ गए तो आप यहाँ पर जब आ गए तो हो गया, एक बार कंप्लीट घूम गए तो 2π हो गया। तो ये हमारा हो गया 2π। टाइम कैसे कैसे चेंज हुआ, यहाँ से यहाँ तो देखो कंप्लीट घूमने जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड कहलाता है। तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो t/4। तो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं t/4। यहाँ पर जब आ गए तो t/2, यानी यहाँ हो गए t/2। और यहाँ जब आए तो 3t/4, तो इधर हो जाएगा 3t/4, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा t। तो बच्चों इस डायग्राम को दिखाने का मतलब यही था कि एम्पलीट्यूड को दिखाना है, टाइम पीरियड को दिखाना है, एंगल को दिखाना है, और एक स्टैंडर्ड इक्वेशन साइन का लेकर ही हम पूरा एसएचएम पढ़ेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, तो जो ग्राफ आया है वो साइन का आया है, इसलिए साइन को ही लेकर चले। तो हेयर y इक्वल टू जो r था उसको मैंने ए ले लिया है, तो हो जाएगा a sin ओमेगा टी। हम विदाउट फेज एंगल लेकर चल रहे हैं। अगर फेज एंगल लेकर चलते तो y इक्वल टू हो जाता है a sin ओमेगा टी, आप प्लस हो जाता हमारा फाई। इसको हम समझाएंगे अलग से कि क्या है, लेकिन अभी इसी को लेकर चलते हैं। और मैथ के जरिए हम इसको क्या करते हैं ना, आगे बढ़ा देते हैं। तो y हमको दिया हुआ है, तो इसका मतलब पोजीशन ऑफ द एसएचएम हमको दिया हुआ है। अब हमको वेलोसिटी लाना है, तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो v इक्वल टू हो जाएगा हमारा dy/dt, और ये हमारा हो जाएगा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। आजकल जो ट्रेंड कंपटीशन का हो गया है वो काफी इजी किए गए हैं कि v बराबर हमारा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी है, और इस पर भी प्रॉब्लम डायरेक्ट डाले जा रहे हैं। तो बिना टेंशन का आप रहें, और ज्यादा टेंशन तो एकदम ना आप लाए कि भाई हमारा होगा कैसे होगा। तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, हम 25 साल मेरा एक्सपीरियंस है टीचिंग का, और उसी के आधार पर हम डाल रहे हैं कि यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पर 2-3 बातें भी नोट करने लायक है कि अगर हम जानना चाहेंगे कि मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगा, तो यहाँ पर से डाल देते हैं। जितना सीख सकते हैं इसे सीखिए कि फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी, अगर हम वेलोसिटी को मैक्सिमम करना चाहते हैं तो cos ओमेगा टी इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब cos ओमेगा टी इक्वल टू 1 मतलब cos 0 डिग्री हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ से हो जाएगा ओमेगा टी इक्वल टू 0, और यहाँ से हो जाएगा टी इक्वल टू 0। और टी इक्वल टू 0 जो होता है वो एसएचएम के लिए मीन पोजीशन कहलाता है। तो ये हो जाएगा मीन पोजीशन। इसका मतलब कि एसएचएम में वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होता है, तो मीन पोजीशन पर। ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी नीट का क्वेश्चन थे। लेकिन Vmax हो कितना जाएगा, तो Vmax जो हमारा हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा a ओमेगा। और इस पर तो आईटी भी क्वेश्चन पूछा।
कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये दे देता है ओमेगा देता है Vmax पूछता है, लेकिन आगे अगर टाइम पीरियड दे देता है तो ओमेगा को 2π/T कर दीजिएगा और यहाँ से निकाल लीजिएगा। तो ये मेरा पहला स्टेप था। पांच से जाते हैं कि पहला स्टेप में हमने वेलोसिटी निकाला। आइए दूसरा स्टेप में चलें। अगर एक बार फिर डिफ्रेंशिएट कर दें कि सिंस भी बराबर हमारा है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको मिलेगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो हमको मिलेगा, तो एक्सेलरेशन अगर निकालना हो तो इसको एफ से दिखा रहे हैं, ये हो जाएगा dv/dt। और dv/dt करेंगे तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर और साइन ओमेगा टी आ जाएगा। ये हमारा ए हो गया। अब इसको तो ए साइन ओमेगा टी को तो बाई कर सकते हैं, तो यहाँ से हमारा एफ बराबर हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई। और ये देखिए एसएसएम का नेसेसरी कंडीशन होता है। अब इसको अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं ऐसे कि d2/dt², आप प्लस हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो ओमेगा स्क्वायर बाई इक्वल टू 0। तो अगर कोई मोशन एसएचएम है तो इस कंडीशन को होल्ड निश्चित तौर पर करेगा कि अगर एसएचएम होने का नेसेसरी कंडीशन दिया जाए तो यहाँ से आया। यहाँ से कंक्लूजन ये भी आया कि एक्सेलरेशन जो होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाई होगा, और यहाँ से फोर्स जो होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाई होगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ कंफ्यूजन भी है, यहाँ कंफ्यूजन की दुनिया है। और एसएचएम जो है ना वो थोड़ा सा आईआईटी एसएचएम को लेकर, कंडीशन को लेकर बहुत अलर्ट था। और इस जगह एक आईटी का क्वेश्चन दिखाते हैं कि विदाउट कंफ्यूजन आपको रहना है। तो प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम था कि फॉर एसएचएम, एकदम सीधा क्वेश्चन था। पहला था कि ये प्रोपोर्शनल टू बाई होता है, दूसरा था कि ये प्रोपोर्शनल टू माइनस बाई होता है, तीसरा था कि ये एवरेज 1/बाई होता है, और चौथा था कि एवरेज माइनस 1/बाई। देखिए कंफ्यूजन ये दोनों को लेकर भी है कि एवरेज 1/बाई और एवरेज माइनस 1/बाई है, तो कभी कोई आंसर नहीं मारेगा। तो ये दोनों तो नहीं है, इसको और इसको लेकर टीचर ग्रुप दो ग्रुप में बट गए। अब यहाँ माइनस आया हुआ है, इसलिए कंफ्यूजन होता है कि अगर एवरेज बाई हम बोलेंगे तो माइनस साइन नहीं आ रहा है। तो पहले तो बच्चों ये जानना है कि दो मैथमेटिकल सिंबल का इस्तेमाल एक साथ नहीं होता है, इसलिए ये आंसर तो नहीं होंगे। इनिक्वलिटी को छोड़कर पूरे मैथ्स की दुनिया में देखिएगा तो इनिक्वलिटी को छोड़कर दो मैथमेटिकल सिंबल का इस्तेमाल एक साथ नहीं होते हैं, तो वो आंसर नहीं होंगे, राइट आंसर ये हो जाएंगे। अब इस जगह विवाद भी स्टूडेंट करता है। विवाद क्या करता है कि सर जितना भी बुक्स मैंने देखा सब जगह एवरेज माइनस बाई लिखा हुआ था, हमारे टीचर ने पढ़ाया कि एवरेज माइनस बाई होता है। तो उनके लिए थोड़ा सा एक दो पॉइंट हम लिखते हैं, उनके लिए, उनकी संवेदना के लिए कि भाई ऐसा कोई कठिनाई उत्पन्न न कर दें। अब जैसे मान लिया कि जब आपको एफ बराबर आया माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई, तो यहाँ से आपने एफ निकाला था कि माइनस एम ओमेगा स्क्वायर बाई। और अगर आप ही के बात को सच मान लें कि एवरेज माइनस बाई होता है, अगर आप ही के बात को सच मान लें कुछ देर के लिए, जो कि हमारे विचार से एकदम नहीं होता, लेकिन अगर आपके बात को सच मान लेते हैं तो आप फिर से पूछते हैं कि अगर हमारा भी बराबर आया था माइनस GM/R, तो यहाँ पर भी और आर में रिश्ता आपने भी एवरेज 1/R क्यों दिया? क्योंकि यहाँ भी एवरेज माइनस 1/R होना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपको U बराबर आया था माइनस GM/M/R, यहाँ भी आपने जो रिश्ता दिया वो U एवरेज 1/R किया, यहाँ भी माइनस 1/R नहीं किया। तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है बच्चों कि भाई इस स्टेप में हम ना जाएं। और ये क्वेश्चन बार बार बोल रहे हैं कि अगर एक क्वेश्चन में गलती होती है तो 10,000 से 20,000 और कभी कभी तो अच्छी जगह 50,000 रैंक भी पीछे हो सकते हैं। अगर आप टॉप रैंक में हैं तब तो वहाँ 10,000 रैंक चेंज करेगा, और कहीं लो रैंक में है 1 लाख से ऊपर का रैंक अगर आ रहा है आपको उसी पीरियड में जिसमें क्वेश्चन बना रहे हैं, तो आपको 1 से 1.5 लाख का रैंक भी पीछे कर सकता है। इसलिए ऐसा कुछ न करें। अब जैसे इसके सपोर्ट में एक और देते हैं कि न्यूटन ने क्या बोला था। देखिए न्यूटन बोला था कि विस्कस फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है। और जब दोनों को मिलाया तो उसने लाया था ए बराबर होता है माइनस थीटा ए dv/dx। तो माइनस तो न्यूटन को भी आया था, लेकिन देखिए माइनस फार्मूला में जरूर इसको आया था, लेकिन क्या स्टेटमेंट में प्रोपोर्शनल के साइन में उसने माइनस रखा था? तो ऐसा कभी नहीं होता। इसलिए इस कंफ्यूजन से आप बचिए। तो चलो, एक तो आया कि पूरे फिजिक्स में कहीं भी अगर हमको चेक करना है कि एसएचएम है कि नहीं है, कोई बड़ी एसएचएम कर रहा है या ना कर रहा है, तो उसके लिए आप क्या कीजिए ना कि एवरेज बाई का कंसेप्ट आप क्लियर रखिएगा। तीसरा पॉइंट में आइए कि सिंस भी बराबर हमारा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी है,
अब अगर हमको मन कर जाए कि cos ओमेगा टी को हम sin ओमेगा टी में रखें तो कोई बात नहीं, उसको आगे बढ़ा दीजिए। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा a ओमेगा, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब यहाँ से ओमेगा को बाहर रखते हैं, अंदर कर देते हैं a को, तो ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब यहाँ से ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर, अब माइनस इतना को तो हम कहते हैं बाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता है, तो यहाँ से कर देते हैं बाई स्क्वायर। तो भी का एक और फार्मूला आ जाएगा जो हमारा ए आ जाएगा। और ये तो इतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल क्वेश्चन आता है। देखिए हमारा कुछ नहीं करना है, हम समरी डाल दे रहे हैं, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक रखिए। तो हम कह रहे थे बच्चों की अगर प्रॉब्लम नहीं बनता है तो आप क्या करते हैं कि कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कीजिए, लेकिन हमारा समरी जो है वो ध्यान रखना है कि हमने जब शुरू से समरी देना शुरू किया था तो उसमें हमने बोला था कि टू गेट द सिलेक्शन इन जेईई मेन एंड नीट डू नॉट गेट द हायर रैंक। हायर रैंक लाने के लिए आपको थोड़ा मेहनत और करना पड़ेगा, लेकिन पहले ये क्या होता है कि पहले सिलेक्शन लायक अपने आप को बना लें, और सिलेक्शन लायक जब हम हो जाते हैं तब हायर रैंक की चिंता करते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट में हमारा था एसएचएम का, और बहुत इंपॉर्टेंट था। चौथा पॉइंट में आइए कि अगर चौथा पॉइंट में हम आगे बढ़ते हैं तो फिर यही से कि सिंस भी बराबर हमारा है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। अब भी को आपने देखा था डी बाई बटा डी टी कहीं भी लिखे थे, तो अगेन हम यहाँ फिर से बैक कर देते हैं कि डी बाई बटा डी टी आई इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। लेकिन ऐसा मैंने क्यों किया है, तो इसको आगे कीजिए, आप आगे बढ़ाइएगा तो हो जाएगा डी वाई बटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर आई इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई बटा टी। ओमेगा को मैंने रिप्लेस कर दिया 2 पाई बाई टी से, इधर हो जाएगा डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इधर हम बाई 1 टू बाई 2 दे रहे हैं, इधर हम 0 टू टी कर दे रहे हैं। अब यहाँ से देखिए क्या है कि ये एक फॉर्म है जिसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स बाई बटा ए, तो हो गया साइन इनवर्स बाई बटा ए, और इस पर लिमिट बाई 1 टू बाई 2 रहेगा, इधर हो जाएगा 2 पाई बटा टी आई इंटू हो जाएगा टी। अब यहाँ से देखिए क्या है कि साइन इनवर्स बाई 2 बटा ए, साइन इनवर्स बाई 2 बटा ए माइनस साइन इनवर्स बाई 1 बटा ए आई इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2 पाई बटा टी आई इंटू हो जाएगा टी। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ये बार बार कंपटीशन में आता है कि लाइक दिस, कि अगर आपको पूछता है कि कोई बडी जो है वो बाई 1 बराबर 0 पर था और फिर बाई 2 बराबर अगर ये बाई 2 हो गया है तो बताइए, और टाइम पीरियड अगर टी है तो कितना टाइम लगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो आप इस फार्मूला का इस्तेमाल कीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर में आइए। 5th नंबर में जो अभी सीखे हैं उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। 5th नंबर में है कि वेलोसिटी मैंने सीखा है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी तो हम निकाल ही सकते हैं। तो अगला हम ले लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी जब निकालने जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी इन फंक्शन ऑफ टाइम टी अगर लिखना होगा तो हो जाएगा हाफ एम वेलोसिटी इन फंक्शन ऑफ टाइम टी का स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि हाफ एम और वेलोसिटी इन फंक्शन टाइम टी, तो ये था ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, इतना का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ जब आगे बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी इन फंक्शन ऑफ टाइम टी आ जाएगा, मतलब हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का टाइम के फंक्शन में। लेकिन आप चाहेंगे कि पोजीशन के फंक्शन में भी निकालें तो पोजीशन के फंक्शन में भी आप निकाल सकते हैं। तो हमारा एक व्यू था। दूसरा व्यू है कि काइनेटिक एनर्जी इन फंक्शन ऑफ बाई अगर निकालना चाहें तो हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप जैसे सेटर पूछ देगा कि बाई बराबर ए बाई 2 है तो काइनेटिक एनर्जी कितना है, इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए इंपॉर्टेंट थे। तो ये हमारा था 5वां व्यू जो कि काइनेटिक एनर्जी का था। आइए आगे बढ़ें। आगे बढ़ने में हमारा 6ठा नंबर है। 6ठा नंबर है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमसे पूछ दिया जाए कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितना होंगे, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालना अगर हो तो पूरे फिजिक्स में कहीं भी अगर एवरेज निकालना होता है तो इंटीग्रेशन इन इंस्टेंटेनियस वैल्यू का, देखिए काइनेटिक एनर्जी इन इंस्टेंटेनियस आर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम।
जीरो टू टी ही इंटीग्रेट कर देना होता है कि जीरो टू टी। अब यहाँ जब करेंगे तो देखिए ये जो चीज है काइनेटिक एनर्जी ये आया हुआ है, इसको हम बैठा रहे हैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डी टी जीरो टू टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डी टी जीरो टू टी। जब यहाँ से सोल्व करेंगे आप तो काइनेटिक एनर्जी एवरेज जो आएगा हो जाएगा 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी एवरेज का फॉर्मूला है जो कि पूछता ही रहता है। तो ये हमारा छठा केस था। सातवां में आइए, अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछता है कि सातवां में हम ले रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, इन एसएचएम तो यू बराबर जो हो जाएगा हाफ के बाई स्क्वायर। अब यहाँ से हाफ के बराबर होता है एम ओमेगा स्क्वायर इंटू बाई स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये हमारा हो गया पोटेंशियल एनर्जी। कब? जब टाइम के फंक्शन में रहे तब। तो एक हो गया हमारा टाइम के फंक्शन में। दूसरा हमारा डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि हमारा u बराबर हाफ के जगह पर एम ओमेगा स्क्वायर, तो एम ओमेगा स्क्वायर और बाई स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी निकल गया। अगर आप 8वां नंबर में आएंगे, 8 नंबर में आइए। 8 नंबर में हम लेते हैं एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। तो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी निकालने जाएंगे तो फिर वही काम करेंगे कि एवरेज पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो तो पोटेंशियल एनर्जी इंस्टेंटेनियस जीरो टू टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डी टी जीरो टू टी। जब यहाँ से बैठाएंगे तो फिर वही बात करेंगे आप कि हमारा हो जाएगा जीरो टू टी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी इतना डी टी डिवाइडेड बाय हो जाएगा इंटीग्रेशन डी टी जीरो टू टी। जब इसको बच्चों सोल्व करेंगे आप तो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी भी जो आएगा आपको वो उतना ही आ जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर। दैट मीन्स कंक्लूजन क्या निकला कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी और एवरेज पोटेंशियल एनर्जी जो होता है एसएचएम में वो हमारा बराबर होता है। तो ये इतना हमारा इधर से हो गया। 9वां नंबर में आइए। 9वां नंबर में हम टोटल एनर्जी निकालना चाहेंगे। तो 9वां नंबर में आइए कि टोटल एनर्जी पे हो जाएगा टी, और आप टी बराबर जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी प्लस होता है पोटेंशियल एनर्जी। आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बैठाइए, टोटल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बैठाइए तो आपको जो आएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये हो गया टोटल एनर्जी। और यहाँ पर से कंक्लूजन देखिए, जो आईटी का सीधा क्वेश्चन था कि टोटल एनर्जी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड होता है। तो हमारा कहना है कि एसएचएम में हम कैसे अपने आप को समराइज करें। तो एसएचएम का कंसेप्ट है क्या और हमको कितना उसमें पढ़ना है, क्या जानना है। तो चलिए एक बार फिर से उसको हम बताते हैं। हमने तो मैथमेटिकल डायरेक्ट यहाँ तक कर दिया, लेकिन थोड़ा सा सुन लीजिए कि एसएचएम में क्या है। 3 तरह की बातें हैं। एक तो हमको पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, इतना का डेरिवेशन पढ़ना था। तो बच्चों मैंने इसको कर दिया है। उसके बाद एक है सुप्रीम पोजीशन ऑफ एसएचएम, ये हमारा दूसरा है। और तीसरा है टाइम पीरियड, मतलब थर्ड में आता है कि टाइम पीरियड निकालना। तो हमने इस यूनिट को कर दिया है। अब अगला यूनिट में हम जाएंगे सुप्रीम पोजीशन ऑफ एसएचएम। तो सुप्रीम पोजीशन में आगे हम समरी में जरूर रहेंगे, क्योंकि मैथमेटिकल चैप्टर है, इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है कि हमको कंट्रोल में रहना चाहिए चैप्टर। तो ये है सुप्रीम पोजीशन ऑफ एसएचएम। और ये तो लाइट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, साउंड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट कैसे कहलाता है। और इसमें 2 केस होते हैं। केस फर्स्ट है इन द सेम डायरेक्शन,
इन द सेम डायरेक्शन, यानी दो एसएचएम हम लेते हैं जो कि एक ही डायरेक्शन में है विथ फेज एंगल फाई, तो हमको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पूछा जाता है कि कितना होगा। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने के लिए हम वेक्टोरियल मेथड का इस्तेमाल करेंगे। यानी हमारा क्या है कि एक हमारा एसएचएम ए है जिसका एम्पलीट्यूड ए1 है, दूसरा एसएचएम हमारा ए है जिसका एम्पलीट्यूड ए2 है, और दोनों के बीच में एंगल जो फेज एंगल है वो फाई है। तो ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से ही बन जाएगा कि हमारा अगर यहाँ से ए निकालते हैं तो ए1 प्लस ए2 हो जाएगा। तो हेयर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज गिवन बाई ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए1 स्क्वायर प्लस ए2 स्क्वायर आप प्लस 2a1a2 कॉस फाई। बिल्कुल आप लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में पढ़े होंगे, इसलिए बहुत टेंशन नहीं लेना है, लेकिन इस फार्मूला को भूलना भी नहीं है। और ये फार्मूला पर बेस तो ऐसा देखा जा रहा है, इंडिया का तो ट्रेंड ही इसमें बहुत परिवर्तित हुआ जेईई मेन और नीट का। इसमें बार बार पूछा जाने लगा कि अगर फाई बराबर हमारा 90 डिग्री होगा तो ए का मान कितना होगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए1 स्क्वायर आप प्लस ए2 स्क्वायर। आईटी 2010 में ये देखा गया था कि ए1 इक्वल टू 3 दिया हुआ था, ए2 इक्वल टू 4 दिया हुआ था, फेज एंगल 90 डिग्री दिया हुआ था, और हमसे पूछ दिया गया कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जितना भी पॉसिबल केसेज है उसको आप कंट्रोल में रखें। ऐसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसी फार्मूला को लेकर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि अगर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अगर हमसे पूछा जाए तो ए मैक्स कितना हो जाएगा। तो देखिए मैक्सिमम कब आएंगे, जब इतना का मान 1 हो जाएगा तो ए1 प्लस ए2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और अगर ए1 प्लस ए2 का होल स्क्वायर है तो बाहर निकालेंगे तो ए1 प्लस ए2 हो जाएगा। अगर ये मिनिमम पूछेगा तो ये हमारा ए1 माइनस ए2, अब ए2 माइनस ए1 कहिए, ए1 माइनस ए2 कहिए, तो 3 याद रखना है कि यदि हमारा फाई 0 डिग्री होंगे तो मैक्सिमम हो जाएगा, फाई 180 डिग्री देंगे तो मिनिमम हो जाएगा। तो ये बातें मैक्सिमम और मिनिमम जो है ना वो जरूरी था, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट में क्या कर रहे हैं कि इसका स्पारिंग बोथ साइड्स कर दे रहे हैं। देखिए जितना आगे बढ़ सकते हैं समरी में वो आगे बढ़ना चाहिए, तो हमको क्या है कि दोनों तरफ हम स्पारिंग कर देते हैं और एक नए रिजल्ट की तलाश में चलते हैं कि कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। तो स्पारिंग बोथ साइड्स करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए1 स्क्वायर प्लस ए2 स्क्वायर प्लस 2a1a2 और कॉस फाई। अब बच्चों आप जानते होंगे कि इंटेंसिटी जो होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है, तो इसी को हम रिप्लेस कर रहे हैं फार्मूला को कि आई बराबर हो जाएगा i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2 और कॉस फाई, वेयर आई इज द इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी का ये फार्मूला आ गया कि इंटेंसिटी अगर निकालना हुआ, देखिए इंटेंसिटी सब खाली बोल रहे हैं, इसका इंटेंसिटी ऑफ वेव भी और इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव भी, लाइट वेव भी, दोनों। यानी इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव पूछ दे तब भी निकालने का यही फार्मूला, इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव पूछ दे तब भी निकालने का यही फार्मूला। अब यहाँ से देखिए कि 2 पॉइंट और नोट करना है कि आई मैक्सिमम कब होंगे, कितना होंगे। तो यहाँ पर फाई इक्वल टू बन देंगे तो रूट i1 i2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा रूट i1 प्लस हो जाएंगे रूट i2। आई मिनिमम कितना होंगे, तो हो जाएगा रूट i1 माइनस रूट i2। अब देखिए यहाँ से सेटर जो है क्वेश्चन पूछ जाता है कि आई मैक्स डिवाइडेड बाई आई मिनिमम, तो हमारा क्या होगा कि ये हो जाएगा ए मैक्सिमम इतना का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए मिनिमम का स्क्वायर, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ से हो जाएगा हमारा आई मैक्स यानी रूट i1 प्लस रूट i2 डिवाइडेड बाई रूट i1 माइनस रूट i2, इधर हमारा हो जाएगा a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई हो जाएगा a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। तो ये सब पर डायरेक्ट प्रॉब्लम रहता है, इसलिए इस सब को एकदम क्लियर रखना है। इसी जगह और थोड़ा बढ़ना चाहेंगे कि फॉर कोहेरेंट सोर्स जगह हम देंगे, यहाँ दिखाइए, अभी थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं कि फॉर कोहेरेंट सोर्स, अगर कोहेरेंट सोर्स है तो आई बराबर हो जाएगा i1 प्लस i2 प्लस हो जाएगा 2 रूट i1 i2, क्योंकि यहाँ cos फाई का मान जो होता है ना 1 होता है। अगर कोहेरेंट सोर्स है तो cos फाई का मान 1 हो जाएंगे। अब इसी में हम एक केस लेते हैं कि व्हेन i1 बराबर i2 बराबर i0,
तो देन अगर ऐसा हो गया तो आई बराबर हो जाएगा 4I0। अब देखो बच्चों, यहाँ से क्या है ना कि लाइट का कंसेप्ट था कि एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, नीट में और जेईई में आया हुआ है कि व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स ऑफ सेम इंटेंसिटी आर सुपरइम्पोज्ड टू ईच अदर देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी। अब अगर रिजल्टेंट निकालेंगे एक करेंगे। अब इसलिए हम लिख सकते हैं कि फॉर एन आइडेंटिकल वेव्स, अगर एन आइडेंटिकल वेव्स है तो इसके लिए आई बराबर जो हो जाएगा एन स्क्वायर आई नॉट। तो ये आपको रिजल्ट याद रखना है। तो लाइट में इसका यूज होता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के श्रेणी में आते हैं, तो ये वाला रखना है याद, ये वाला याद रखना है, और ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला तो याद रखना ही है। चलिए आगे बढ़िए। इसी में एक और लिखिए कि फॉर इनकोहेरेंट सोर्स, अगर सोर्स इनकोहेरेंट है तो आई बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2। ऐसा क्यों होगा? तो कॉस फाई का मान ही जो है वो जीरो हो जाएंगे, और कॉस फाई का मान अगर जीरो हो जाएगा तो उतना टर्म हट जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे फिर एक बार कि वेन I1 बराबर I2 बराबर I0, तब क्या होंगे? तो देन आई बराबर हो जाएगा 2I0। इसका मतलब एन आइडेंटिकल वेव्स के लिए क्या होंगे? तो फॉर एन आइडेंटिकल वेव्स, अगर एन आइडेंटिकल वेव्स रहेगा तो आई बराबर हो जाएगा NI0। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि हमारा सुप्रीम पोजिशन में सेम डायरेक्शन में अगर लाइट में रहेंगे तो कोहेरेंट सोर्स और इनकोहेरेंट सोर्स के लिए आपसे बात की जाएगी, तो आप डायरेक्ट रिजल्ट आप याद रखेंगे। इतना करने के बाद आइए सेकंड केस इसका करते हैं कि केस सेकंड में हमारा चलना है कि केस सेकंड में है एट राइट एंगल। तो केस सेकंड एट राइट एंगल, यानी दो वेव हम लेंगे जो कि राइट एंगल पर सुपरइम्पोज करेगा। तो फॉर दिस लेट x बराबर a साइन ओमेगा टी, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, एंड y इज इक्वल टू है b साइन ओमेगा टी अब प्लस फाइव, ये हमारा सेकंड है। अब ये हम x और y क्यों लिए? क्योंकि राइट एंगल पर है, तो x और y के बीच का एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, और एक हमने विदाउट फेज लिया है, एक फेज एंगल के साथ लिया है। तो दो वेव हमारा राइट एंगल पर है, दोनों सुपरइम्पोज करेगा। तो हमारा एक मैथमेटिकल व्यू है कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाई बटा बी, देखिए सेकंड से निकाल रहे हैं कि बाई बटा बी बराबर हो जाएंगे साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस हो जाएगा कॉस ओमेगा टी साइन फाई। अब यहाँ से साइन ओमेगा टी आप इक्वेशन फर्स्ट से निकाल लीजिए, ये हो जाएगा एक्स बटा ए कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी जो कि हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर और साइन फाई। अब यहाँ से इसको इस साइड में कर दीजिए, तो बाई बटा बी माइनस एक्स बटा ए और कॉस फाई इतना का होल स्क्वायर आई इक्वल टू आ जाएगा साइन स्क्वायर फाई माइनस एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर फाई। अब इसको यहाँ से तोड़िए, तो बाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस 2x बाई बटा ए बी कॉस फाई आई इक्वल टू आ जाएगा साइन स्क्वायर फाई। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है नेचर ऑफ द पाथ को जानने के लिए। ऐसे ये जो आया है ये जनरलाइज इक्वेशन ऑफ इलिप्स है, मतलब ये जो है इलिप्स है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे कि अगर दो एसेटेंड एक दूसरे से राइट एंगल पर सुपरइम्पोज करते हैं तो उसका पाथ कैसा होगा? तो इलिप्स होगा। लेकिन इसमें बहुत सारे केसेज हैं जिसको भी देखना है कि केसेज में क्या होंगे। अब जैसे हम दिखाते हैं, मतलब फर्स्ट में कि फाई इज इक्वल टू अगर 0 डिग्री हो जाए, तो फाई जब 0 हो जाएगा तो ये टर्म तो 0 हो जाएंगे, साइन 0 0 होता है। ये हमारा क्या बच जाएगा? बाई बटा बी माइनस एक्स बटा ए का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएंगे 0। और अगर बाई बटा बी माइनस एक्स बटे बाई, तो बाई बटा बी बराबर हो जाएगा एक्स बटे बाई एक्स बटा ए। अब यहाँ से अगर बाई निकालेंगे तो हो जाएगा बी बटा ए इंटू हो जाएगा एक्स। इसका मतलब पाथ कैसा आया? तो स्ट्रेट लाइन आया। यानी आपसे डायरेक्ट पूछेगा क्वेश्चन कि दो वेव्स जो कि राइट एंगल पर अगर सुपरइम्पोज करते हैं 0 डिग्री हमारा फेज डिफरेंस के साथ, तो आपका पाथ कैसा होगा? तो स्ट्रेट लाइन होगा। सेकंड में आइए,
अगर फाई बराबर हम 180 डिग्री ले लें तो देखो 180 डिग्री लेंगे तो ये तो फिर जीरो हो जाएगा, ये cos 180 -1 होता है, तो अगर -1 है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा बाई बटा बी बराबर हो जाएगा -x बटा ए, और यहाँ से बाई बराबर हो जाएगा -b बटा ए आई इंटू हो जाएगा x। इसका मतलब पाथ अगेन है हमारा स्ट्रेट लाइन, लेकिन यहाँ पर स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ स्लोप क्या है, नेगेटिव, तो इस बात का ध्यान रखना है। तीसरा में आइए, मतलब थर्ड पॉइंट में, कि थर्ड पॉइंट में लेते हैं कि अगर फाई हमारा 90 डिग्री रहे, अगर फाई का मान हमारा 90 डिग्री हो तब क्या होंगे, तो देखो बच्चों यहाँ 90 डिग्री 1 हो जाएगा, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएंगे, तो आ जाएगा बाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर अब बराबर 1 हो जाएंगे, यानी सीधा किसका हो जाएगा, तो इलिप्स का हो जाएगा। फोर्थ नंबर में आइए कि अगर फाई बराबर 90 डिग्री हो एंड बी बराबर ए हो तब क्या होंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएंगे ए स्क्वायर, और ये इक्वेशन किसका है, तो सर्किल का। तो इतना आपको याद रखना है कि एसएचएम में हमारा एक मुद्दा था पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा था सुप्रीम पोजीशन, और तीसरा है टाइम पीरियड। तो लास्ट हेडिंग हमारा है एसएचएम का, वो हमारा है टाइम पीरियड, कि टाइम पीरियड निकालने के क्या रूल रेगुलेशन होंगे। बहुत सारा स्टेप जो है वो आपको बता दे रहे हैं और उसी के आधार पर काम कीजिएगा, और समरी पॉइंट्स में जो है ना एसएचएम और हमारा सर्कुलर मोशन इतना का स्टेप काफी है। तो चलिए टाइम पीरियड निकालने का क्या तरीका होंगे, स्टेप्स लिख देते हैं, मतलब स्टेप्स। बच्चों कहीं भी टाइम पीरियड आपको निकालना होता है तो पहले रिस्टोरिंग फोर्स निकालना होता है, तो फाइंड आउट the restoring force and compare it with माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स और माइनस एम ओमेगा स्क्वायर बाई। तो सबसे पहले आप रेस्टोरिंग फोर्स निकालेंगे, और रेस्टोरिंग फोर्स निकालने के बाद उसको आप माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स या माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई से कंपेरिजन करेंगे, जहां से आपको ओमेगा निकल जाएगा, और ओमेगा निकल जाएगा तो टाइम पीरियड निकल जाएगा। ये हमारा था पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में आइए कि अगर इससे काम नहीं हो रहा है तो फाइंड आउट द एक्सलेरेशन, आप एक्सलेरेशन निकाल लीजिए, एंड कंपेयर इट विथ माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स और माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो आप इससे कंपेरिजन कर लीजिए, बात वही है। लेकिन अगर इससे भी नहीं होता है तो तीसरा में आइए कि फाइंड आउट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी, फाइंड आउट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी, जिसको ई से हम दिखा रहे हैं, एंड यूज द कंसेप्ट dE divided by dt is equal to 0 to get the acceleration, मतलब अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम कम्प्लेक्स है तो आप क्या कीजिए, टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालिए, उसको एक बार टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कीजिए, क्योंकि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, और डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा तो उससे एक्सेलरेशन निकल जाएगा, और एक्सेलरेशन निकल जाएगा तो फिर रिपीट करें। तो ये तीन हमारा मेन है, और इसी तीन के सहारे पूरा निकलता है। अगर इसके अलावे कुछ लगाना पड़ जाए, जैसे मान लिया होता है कि राइट द स्टैंडर्ड इक्वेशन एंड कंपेयर इट, मतलब चौथा में हम एक डाल देते हैं कि अगर टाइम पीरियड आपको इस मेथड से नहीं निकल रहे हैं, यानी कोई इक्वेशन दिया हुआ है, तो मेरा एक और हेडिंग आएगा कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन, मतलब प्रॉब्लम का अलग से ही वीडियो ही आएंगे, तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन। तो पूरे फिजिक्स में अगर इक्वेशन का कोई प्रॉब्लम बनाना है तो कैसे सोल्व किया जाता है, ये हमारे वीडियो आएंगे, प्रॉब्लम सीरीज का वीडियो आएगा, उस वीडियो में हम ये सब दिखाएंगे। लेकिन चौथा भी फिलहाल लिख देते हैं कि राइट द स्टैंडर्ड इक्वेशन of SHM and compare it with the
इक्वेशन ऑफ द क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ द क्वेश्चन, और यहीं से आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो 4 मेथड मुख्य रूप से डाल दिए गए हैं। तो चलो बच्चों फिर से एक बार, एसएचएम में हमारा 3 तरह की बातें थी कि पोजीशन, वेलोसिटी, एक्लेशन, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, ये सब निकालना था, एक मुद्दा था। दूसरा हमारा क्या था कि सुप्रीम पोजीशन ऑफ एसएचएम था, जिसमें 2 केस थे हमारा, एक था इन द सेम डायरेक्शन, दूसरा था एट द राइट एंगल, दोनों को क्लियर रखना। और तीसरा हमारा मुद्दा था टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड तो बहुत सारा पढ़ना है, आप हर एक बुक में देखे होंगे, असाइनमेंट में देखे होंगे, टाइम पीरियड निकालना होता है। लेकिन उस टाइम पीरियड को निकालने का जो बेस है वो मेरा 4 बेस है, इसी चारों बेस को लगाकर करिएगा तो आपको टाइम पीरियड निकल जाएंगे। तो बच्चों अभी तक मैंने जो किया है उसको जरा ध्यान से देखिए, एक बार फिर समझा देते हैं कि हमने कहा था कि हमारे वीडियो में जो है वो हमारा सर्कुलर मोशन होंगे, एक पॉइंट था कि सर्कुलर मोशन होंगे, दूसरे एसएचएम होंगे और तीसरे साउंड होंगे। लेकिन अभी तक जितना हमने अभी जो कर रहे थे लाइव, उसमें क्या है कि जितना हमने अभी तक किया है उसमें सर्कुलर मोशन ही जो के, एसएचएम ही जो के, और साउंड अभी भी बचा हुआ है। लेकिन अब मेरे दिमाग में आ रहे हैं कि एक परिवर्तन किए जाएं, क्योंकि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम ये दोनों चैप्टर में नहीं मिल सका, तो कुछ सिंगल प्रॉब्लम जो कि रूल हमने सिखाया, जैसे टाइम पीरियड निकालना था, तो टाइम पीरियड का क्या स्टेप है वो लेकर दिखाते, प्रॉब्लम उस पर करके दिखाते तो ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता। साथ साथ मैंने एक वहां छोड़ा था कि भाई कॉनिकल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है उसमें सिंपल पेंडुलम में जाकर, तो हमने एक डिसीजन लिया है कि आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं कि सर्कुलर मोशन हो गया और एसएचएम का कंसेप्ट हो गया। अब जो अगला दिन वीडियो हम लाएंगे उसमें थोड़ा सा एक परिवर्तन आज में हुआ है कि अगला वीडियो में क्या होंगे कि साउंड होंगे, मतलब अगला वीडियो जो हम लाने जा रहे हैं उसमें साउंड होंगे प्लस प्रॉब्लम्स ऑफ सर्कुलर मोशन, मतलब सर्कुलर मोशन का प्रॉब्लम एंड एसएचएम। तो बच्चों क्या है ना कि इस वीडियो को हम यहीं पर रोक दे रहे हैं, और अगला जो प्रो आएगा हमारा वीडियो, जो कि एक पार्ट यहाँ से कट रहा है लेकिन इसके बदले आपको बेनिफिट हो रहे हैं कि प्रॉब्लम्स ऑफ सर्कुलर मोशन एंड एसएचएम, इसको मिलाकर एक वीडियो बनाते हैं और ये अगला वीडियो हम लाएंगे। हमको उम्मीद है कि इस वीडियो को आप जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।